गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 की इकाई 16 की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विषय निर्जातीय और धार्मिक आंदोलन, मानव अधिकार और मानवीय हस्तक्षेप तथा पर्यावरण के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है तो पर्यावरण का ह्रास होता है, चाहे वो आप घर बनाने को लेकर हो, चाहे आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हो, चाहे आपके पास ऑप्शन ना हो, मतलब किसी न किसी तरह से ये बढ़ रहा है। तो जैसे कि हम बात करेंगे इसके यूनिट में इसकी प्रस्तावना की निर्जातीय धार्मिक आंदोलन की भूमिका के बारे में। निर्जातीय आंदोलन श्रीलंका एक केस अध्ययन है। फिर जो एलटीटी और श्रीलंका सरकार के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक राष्ट्रवाद विश्वव्यापी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो हमारा श्रीलंका के आसपास घूमता हुआ आपको नजर आएगा। और जो पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो जैसे कि आपको पता है कि कई विषयों पर हम इसमें चर्चा करेंगे, जैसे कि निर्जातीयता, धार्मिक आंदोलन है, फिर उसमें श्रीलंका की निर्जातीय संकट को, फिर उसमें एलटीटी के बारे में पढ़ेंगे और जो इसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस इसमें करेंगे। फिर हम बात करते हैं निर्जातीयता और धार्मिक आंदोलन की भूमिका क्या है। तो निर्जातीयता और धार्मिक आंदोलन की भूमिका के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम एक रीड ले लेते हैं ताकि हमारा जो इसका वो इनके बारे में हम पता कर सकें। तो आपको पता ही होगा कि जो यह धारणा थी वो 1993 में फॉरेन अफेयर्स की पत्रिका में द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन में की गई थी। और जो उनका कहना था कि जो विश्व अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक विभाजन से प्रेरित होता है और उसका इस प्रकार से पश्चिमी, इस्लामी और कन्फ्यूशियाई आदि विभिन्न सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित राष्ट्र और लोकतंत्र, मानव अधिकार और मतलब ये सब चीज़ धर्म और लोकतंत्र के बारे में बताया हुआ है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी हम बात करते हैं निर्जातीय आंदोलन श्रीलंका एक केस अध्ययन, मतलब केस स्टडी दी हुई है श्रीलंका की निर्जातीय आंदोलन के बारे में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो जो आपको पता ही है कि आज श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच निर्जातीय संघर्ष के कारण अराजकता की स्थिति है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो तमिलियन है और सिंहली है, मतलब सिंहली मतलब बेसिकली जो श्रीलंका के बहुल है, और तमिल जो हमारे तमिलनाडु से लगे हुए क्षेत्र के जो लोग वहाँ पर चले गए उनके बारे में है। तो यह समझने के लिए संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके लिए हमें मतलब कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जो श्रीलंका में वर्तमान जनसांख्यिकी संगठन का कारण भारत से लोगों के प्रव्रजन की प्रवृत्ति। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि जो ईसा से 3 या 4 शताब्दी पूर्व की बात अगर हम करें तो उस समय जो भारत के लोग थे, भारत के जो मछुआरे लोग थे, वो मतलब वहाँ पर प्रवशित हो गए थे, मतलब वहाँ पर चले गए थे। और केरल के क्षेत्र से तमिलनाडु के तमिल भाषी लोगों का प्रवासन हुआ था। और कुछ प्रवासन अरबों तथा और मलय लोगों के वंशजों ने किया। ये लोग आज के श्रीलंका के तमिल हैं। तो जैसे कि आपको पता ही चल गया कि ये 3 तमिल कौन है और सिंहली कौन। सिंहली मतलब बेसिकली श्रीलंका के लोग हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि वहाँ पर अगर 100% लोग हैं तो सिंहली ज़्यादा है, और 15% के आसपास वहाँ पर मतलब जो तमिल लोग हैं वो इंडिया से आए हैं, मलया से आए हैं, जो अभी से भी आए हैं, वो सब लोग वहाँ पर है। जैसे कि आपको पता है कि 50 के दशक में जो सिंहली थे उन्होंने मतलब जो असंतुलन था वहाँ का उसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन तमिलों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण हो गया और इसके कारण यह तमिलों के उत्पीड़न में बदल गया। श्रीलंका के तमिलों में पूनम बालून, चेलवा नायकम और तिरुचेलवन जैसे वरिष्ठ नेताओं ने डुडले सेनानायके, जॉन कोटलावाला और SWRD बंडार नायके आदि सिंहली नेताओं से बात करके यह प्रयास किया कि तमिल लोगों को श्रीलंका की सत्ता के ढांचे, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में अनुपातिक व उचित मतलब ऐसा वहाँ के जो प्रखर नेता है उन्होंने मतलब विचार किया कि क्यों न जो तमिल लोग हैं उनको मतलब जो श्रीलंका का जो ढांचा है, सत्ता के ढांचे हैं, प्रशासन हो या अर्थव्यवस्था हो, उनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए। तो जैसे कि लेकिन एक बार जब समझौता हो जाने के बाद सिंहली नेता इन समझौते पर मुकर जाते थे। मतलब पहले तो मान लेते थे चलो भाई ठीक है, इन तमिलों को मतलब इनको प्रशासनिक अधिकार दे देते हैं, इनको जो प्रशासन है या अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब अनुपातिक हिस्सा दे देते हैं। लेकिन बाद में फिर जो ये सिंहली नेता है मुकर जाते थे। और इस पृष्ठभूमि में 70 के दशक के मध्य में श्रीलंका में तमिल उग्रवाद का उदय हुआ।
और हालात बिगड़ गए। जुलाई 1983 में जाफना में तमिल उग्रवादियों ने श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी। जैसे कि आपको पता है जाफना है, वहाँ पर सन 1983 में जो श्रीलंका के सैनिक तैनात थे उनकी हत्या तमिल उग्रवादियों के द्वारा कर दी गई। और इस हत्या के बाद जैसे कि आपको पता ही है, जब ये विद्रोह होते हैं तो मतलब फिर दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लिए जाते हैं। तो लगभग 2 लाख तमिल शरणार्थी भारत में आ गए उस समय 1983 में जब यह हुआ। तो और फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1983 में भारत श्रीलंका की स्थिति के संबंध हो गया, और वहाँ तब तक उससे जुड़ा रहा जब तक कि 1990 के आरंभ में उसने श्रीलंका से भारतीय शांति स्थापना सेना को वापस नहीं बुला लिया। यह श्रीलंका की स्थिति के बारे में श्रीलंका के इतिहास और समकालीन राजनीति की व्यापक प्रवृत्तियों का सरलीकृत विवरण है। और इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं कि नेहरू जी ने, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कोटलेवाला ने श्रीलंका के साथ तमिलों के संबंधों को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। फिर हम बात करते हैं LTTE की। तो जो LTTE है वो जाफना और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था को हटा लेने और इलम क्षेत्र बनाने की मांग से स्थिति ने भयंकर हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। फलस्वरूप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 1983 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रीलंका आमंत्रित किया और श्रीलंका में पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारतीय शांति स्थापना सेना भेजने का आग्रह किया। यह निर्णय अनर्थकारी सिद्ध हुआ क्योंकि न तो तमिलों ने और न ही सिंहलियों ने भारत सेना का स्वागत किया। मतलब ये ना ही तो भारतीय चाहते थे, वहाँ पर जो तमिल रहते थे वो ना चाहते थे कि भारतीय सेना यहाँ पर आए, और ना ही जो सिंहली थे वो चाहते थे कि भारतीय सेना यहाँ पर आए। तो उन्होंने भारतीय सेना का स्वागत नहीं किया। व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय शांति सेना ने सैकड़ों जवान LTTE के साथ युद्ध में मारे गए। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजने के प्रशिक्षण की असफलता को ध्यान में रखते हुए अंततः तो प्रधानमंत्री विष्णु प्रताप सिंह ने 1990 में वहाँ से जो श्रीलंका से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया। तो इसी तरह से यह दौड़ चलती रही। फिर हम बात करते हैं LTTE और श्रीलंका सरकार के बारे में। तो जिस व्यक्ति को श्रीलंका की दुर्भाग्यपूर्ण युवतियों में रुचि हो उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि श्रीलंका की सरकार तमिलों की स्वायत्तता और स्वशासन की मांग को स्वीकार नहीं करती है और श्रीलंका की सत्ता में उन्हें उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो निर्जातीय संघर्ष के कारण श्रीलंका 2 देशों में बढ़ सकता है। और यदि ऐसा होता है तो हर बात दृष्टि से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि पिछले 4 दशकों में श्रीलंका पर जिन राष्ट्रपतियों और सरकारों का शासन रहा है उसमें श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति के पास LTTE सहित तमिल देशभक्तों की निर्जातीय समस्या के शांतिपूर्वक समाधान के लिए दूरदृष्टि और साहस दोनों है। फिर हम बात करते हैं धार्मिक राष्ट्रवाद की। तो जो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्वव्यापी रूढ़िवाद के बारे में। तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पढ़ लेना। बाकी विमुक्ति आंदोलन है, लिबरलाइजेशन मूवमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 5 नंबर में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको आप रीड कर लेंगे तो शायद कुछ फ़ायदा मिले आपको। तो इसमें जैसे कि नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा हुआ है, वो सब आपको पता ही। नेल्सन मंडेला जो थे वो रंग भेद वगैरह में कैसे उनको ख़त्म करना चाहते थे, रंग भेद को। और फिर साम्यवादोत्तर समाज की बात करते हैं, मार्क्सवादी विश्लेषण की बात करते हैं। मार्क्सवाद के बारे में आपने मतलब मैक्सिमम तो नहीं, मतलब कुछ तो आइडिया है जिससे आप लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो एकदम इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मानव अधिकारों के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता के मूल कारण क्या थे, मानव अधिकार राष्ट्रीय अधिकार पत्र और उसके बाद इसी तरह से हमारा जो ये यूनिट है इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने कवर कर दिए हैं। इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना इनकी ज़्यादा है, उन पर एक बार जा करके देखते हैं। और ये सब दिए हुए हैं, संभाव घोषणा जो है, विचार करने, मतदान करने, सरकारी कामकाज, शिक्षा का अधिकार, काम करने, श्रमिक, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं।
भारत में मानव अधिकार की स्थिति तो आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है भारत में मानव अधिकार कहाँ मिलते हैं, भाग 3 में मिलते हैं जो कि मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिलते हैं, भाग 4 में मिलते हैं जो हमें डीपीएसपी के रूप में मिलते हैं, और इसी तरह से आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। मानवीय हस्तक्षेप, तो जैसे कि आपको पता ही है कि मानवीय हस्तक्षेप कैसे कैसे मतलब बढ़ा है, और मानवीय अधिकार अनुवीक्षकों की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में मानव अधिकार क्षेत्र की भूमिका, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून क्या क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनको सुरक्षा प्रदान करने में गैर सरकारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं काफ़ी बार, बट ये क्वेश्चन है जिसकी मतलब आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि कैसे मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो यानी कि गैर सरकारी संगठन हैं उन्होंने कैसे सुरक्षा प्रदान कराने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं गैर सरकारी संगठनों संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के जो 71वें हैं उसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद पर्यावरण के बारे में बताते हैं कि कैसे पर्यावरण को मतलब लोगों ने दूषित किया है, प्रदूषित किया है, कैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में क्यों हुआ उस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, और यह घोषणा कब हुई, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ, मानव पर्यावरण के संबंध में कार्य योजना क्या है, पृथ्वी निगरानी क्या है, संस्थानिक वित्तीय प्रबंधन क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम एक रीड कर सकते हैं। फिर ओशन डंपिंग 1972 में, फिर पर्यावरण सुरक्षा संबंधी भूमंडलीय सम्मेलन 1975 की पुष्टि, वेटलैंड जो था हमारा 1972 में। इस तरह से मतलब काफ़ी कुछ जो है पर्यावरण के ऊपर फैसले लिए गए और काफ़ी कुछ मतलब जो सम्मेलन वगैरह है वो हुए थे। और जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योतो की बैठक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योतो में, क्योटो मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो की बैठक के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में जो हुई थी उसमें मतलब सभी ने बोला था कि कितनी % वो मतलब अपना कार्बन जो है वो कंबशन कम करेंगे। तो इसमें मतलब सभी देशों ने अपना अपना करके बताया कि हम कब तक इतना % कार्बन कम कर लेंगे। पर्यावरण आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पर्यावरण की जो चिंता है वो डे बाय डे गंभीर होती जा रही है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सारांश की। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मानव जाति को जीवित रहने के लिए पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है। अगर पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हमें नुकसान होगा, वो सब चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जीवित रहने के लिए पर्यावरण सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप सहमत हैं? मतलब इसमें आपको सहमति अपनी दर्ज करानी है कि कैसे मतलब आप पर्यावरण से सहमत है कि पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है आपको।